हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा दुजेश उपाध्याय का नमस्कार। मेरे साथ संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग के प्रकाश चंद आर्या जी भी हैं। जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं उनके लिए आज हम फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं संगीत की कुछ रोचक जानकारियों को लेकर। और संगीत के अंतर्गत जो एक विधा है तबला, उसको लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। जो वाद्य है तबला, आप जानते हैं कि बहुत ही प्रमुख वाद्य है। चाहे शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, सुगम संगीत हो, लोक संगीत हो, सभी में आजकल प्रमुख रूप से बजाया जाने वाला अवनद्य वाद्य है। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है तबला वाद्य के घराने। जैसा कि आप लोग जानते हैं या आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा कि तबले के 6 घराने हैं। अब वो 6 घराने कौन से हैं, कैसे उनका निर्माण हुआ, किस तरीके से जो बड़े बड़े विद्वान रहे हैं उन्होंने प्रवर्तक के रूप में उसको आगे बढ़ाया और उनके शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा उस चीज़ को आगे ले जाया गया, कैसे उसमें नवीन रचनाएं भी बनी या कुछ जो पखावत से जो तबले में कुछ रचनाएं आई उनको किस तरीके से ऐसा बनाया गया कि वो तबले में प्रयोग किए गए, ये हम सब चर्चा करेंगे। तो जो तबले के घराने के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें 6 प्रमुख घराने माने गए हैं। और घरानों पे चर्चा करने से पूर्व, तबले के घरानों पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है, जितने भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, कि घराना शब्द हम किसे कहते हैं। क्यों प्रकाश जी? जी सर, बिल्कुल। तो घराना शब्द का जब हम बात करते हैं तो इसको जैसे हम मान ले एक घर से या एक कोई परंपरा है, क्योंकि प्राचीन काल में तो पखावज, मृदंग, इस तरीके का वाद्यवाद प्रयोग में लाए जाते थे। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी है कि जो तबले का इतिहास रहा है वो 350-400 साल से ज़्यादा का इतिहास नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि कुछ वाद जो शैलियाँ रही हैं या गायन शैलियाँ रही हैं या नृत्य के उसमें रही हैं, उसके साथ संगत के लिए पखावज के पैरेलल एक ऐसा वाद्य की ज़रूरत थी जो उन सभी शैलियों के साथ प्रयोग में लाया जा सके और उसकी जो ध्वनि, जो नाद की बात हम करते हैं, उसके साथ उसका एक अच्छा सामंजस्य बैठ सके। तो तबले का आविष्कार इस तरीके से सामने आता है। और जब हम घरानों की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, तो इसमें जब से घराने की जो चीज़ें बनी हैं वो 350-400 साल का जो इतिहास इसका रहा है उसमें घराना परंपरा डेवलप हुई है। और घराने की जब हम बात कर रहे हैं तो घराने में हम ये विशेष रूप से देखते हैं कि एक, जैसे हमने अभी चर्चा करी कि घर, किसी घर पे जो एक तरह के जो लोग होते हैं वो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जो भी उनकी विशेषताएं होती हैं वो उनको लेकर आगे चलते हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें विकसित होती हैं और बहुत सी चीज़ें उसमें जुड़ती चली जाती हैं। इस प्रकार ये चीज़ें घराने का रूप लेती हैं। लेकिन घराना भी कोई तभी कहलाता है जब उसमें विशेष रूप से 3 पीढ़ी तक लगातार वो चीज़ें चलती आ रही हों, वो परंपराएं, वो रचनाएं और बहुत सी नई चीज़ें भी उसमें जुड़ती चली जा रही हों, तो तब वो एक घराने की श्रेणी में आता है। बिल्कुल अब सर। मैं चाहूँगा कि अपने साथी प्रकाश जी से कि हमारे तबले कितने घराने हैं वो उनके बारे में बताएं। तबले के मुख्यतः 6 घराने देखने को मिलते हैं, जिसमें दिल्ली घराना जो है वो सबसे प्रसिद्ध घराना और सबसे प्रारंभिक घराना माना जाता है। जी। जी, जिसमें दिल्ली घराने के प्रवर्तक उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब रहे, जिन्होंने तबले के सर्वप्रथम तो उन्होंने पखावज के जो बोल थे उनको इस प्रकार बनाया कि वो तबले पर उनका वादन किया जा सके। जी। हालांकि बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब ने तबले का आविष्कार किया, परंतु यह एक भ्रम ही है या एक कथा ही हम जिसे कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी इस हम इस विषय बारे में में जी एग्जैक्ट नहीं कह जी सकते हैं कोई ठोस प्रमाण हमारे पास कि उपलब्ध नहीं है आविष्कार किसने किया। जी। तो तबले के मुख्यतः 6 घराने हुए और दिल्ली घराने की स्थापना इन्होंने 1600 ईस्वी के आसपास इसकी मानी जाती है। इसके पश्चात इनकी परंपरा इस घराने में आगे बढ़ी और मुख्यतः देखा जाता है इनकी परंपरा 3 रूप में आगे बढ़ी। इनके 3 पुत्र हुए, उस्ताद बुगरा खां साहब, उस्ताद घसीट खां साहब और एक जिनका नाम अज्ञात था, जिनका मतलब नाम मालूम नहीं था। इनकी परंपरा आगे चली और उस्ताद बुगरा खां साहब और अज्ञात रहा जिनका नाम हमें मालूम नहीं है, उनकी परंपरा फिर आगे बढ़ी।
उस्ताद बुगरा खां साहब की परंपरा में उस्ताद सिताब खां तथा उस्ताद गुलाब खां ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, और जिनका नाम अज्ञात था उनकी परंपरा उस्ताद मोदू खां साहब व उस्ताद बख्शू खां साहब ने आगे बढ़ाई। आगे अगला घराने के बारे में सर आप बताइए। तो जो आपने बताया कि उस्ताद सिताब खां और जो गुलाब खां थे, उनकी जो परंपरा आगे बनी और उनकी जो घराना डेवलप हुआ वो अजराड़ा था। जी इसी प्रकार जो उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब हुए, उनके जो एक पुत्र थे जिनके बेटे का नाम इतिहास में से कहीं दर्ज नहीं हो पाया, वो अज्ञात रहा, उनके जो पुत्र रहे हैं उस्ताद मोदू खां और उस्ताद बख्शू खां, उनके द्वारा वो लखनऊ का घराना उन्होंने डेवलप किया, उसको बनाया और उसमें बहुत सी रचनाएं उन्होंने आगे उसको लेकर आए। और साथ ही अब जब ये परंपरा चल रही थी तो उस्ताद मोदू खां की परंपरा को आगे जब उनके शिष्य रहे हैं पंडित राम सहाय जी, जी तो उन्होंने उनसे सब चीज़ें सीखी, उसकी विशेषता सीखी, और जब वो बनारस आए और वहाँ उन्होंने तबले के जो घराना है, तबले का बनारस घराना उन्होंने विकसित किया। और जो उस्ताद बख्शू खां साहब हुए, उनके शिष्य व दामाद रहे उस्ताद हाजी विलायत खां साहब, उनके द्वारा फर्रुखाबाद घराना उन्होंने बनाया और उसमें बहुत सी जो रचनाएं थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो लखनऊ की थी, उन चीज़ों को बदलाव करते हुए उन्होंने एक अलग घराने की स्थापना करी जिसको हम फर्रुखाबाद घराना कह रहे हैं। अब पंजाब घराने के बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं प्रकाश जी उस पर कुछ बताएं। अभी तक हमने जो अभी सर ने हमें जानकारी दी उसमें हमने यह देखा कि जो 5 घराने थे, दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, फर्रुखाबाद और बनारस, ये पांचों घराने आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब यहाँ से जो जुड़ाव था इनका वो दिल्ली घराने से देखा गया और दिल्ली से ही इन घरानों का आगे ये घराने अन्य रूप में विकसित हुए। परंतु पंजाब घराना जो है एक स्वतंत्र घराने के रूप में सबके सामने आया। ऐसा माना जाता है कि पखावज वाद्य की जो वादन शैली थी उसी को ही आधार बनाकर पंजाब घराने की नींव डली। पंजाब के उस्ताद कादिर बख्श खां साहब थे, उनके जो प्रथम पौत्र थे मियाँ फकीर बख्श, उनके द्वारा पंजाब घराने की नींव डाली गई। और पंजाब घराने का जो परंपरा है वो अभी भी वर्तमान में अग्रसारित है। उसमें कई कलाकार हैं जो इस परंपरा को अग्रसारित कर रहे हैं। और इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पखावज के साथ साथ वहाँ का जो पंजाबी जो लोकवाद्य था दुक्कड़, उसकी शैली भी उसमें तबले में आई और उसके हिसाब से भी बोल बने और वो पंजाब घराने में बहुत बजाए जाते हैं। बिल्कुल ये उस्तादों ने बताया है, विद्वानों ने इस जी चीज़ को लिखा है। अब इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे एक एक करके कि जो विभिन्न घराने रहे हैं कि उनमें जो उन घरानों की विशेषता है, और हम उस पर थोड़ा ये चर्चा कर लेंगे कि जो उनकी विशेषताएं हैं और वर्तमान में कौन मुख्य कलाकार हैं जो उस घराने से सीधा संबंध रखते हैं या उनकी परंपराओं में वो आगे वर्तमान में तबला बजा रहे हैं और तब महान तबला वादकों में से एक है। तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली जो है उसके बारे में प्रकाश जी हमें कुछ बताएं। दिल्ली घराने के जो संस्थापक रहे उस्ताद सिद्धार्थ खां, तो दिल्ली जो था तबले का प्रारंभिक घराना था। तो उस समय जो था तबले का उतना विकास नहीं था, बोलों का उतना विकास नहीं हुआ था, तो उन्होंने सरलतम रूप में जो है 2 उंगलियों के बाज के रूप में दिल्ली घराने को जाना जाता है। और किनार का बाज, किनार अर्थात कि जो तबला होता है उसमें जो चाटी होती है उसे किनार बोला जाता है। तो दिल्ली घराने में जो है, दिल्ली घराने के जो बोल देखने को मिलते हैं उनका वादन किनार में अधिक देखने को मिलता है। और 2 उंगलियों का कायदा, तर्जनी और मध्यमा, जो 2 उंगलियां हैं, इन उंगलियों से दिल्ली घराने में अधिक वादन किया जाता है। जिस कारण जो है दिल्ली घराने को जो रचनाएं हैं दिल्ली घराने की, उन्हें अधिक लय में भी आसानी से बजाया जा सकता है। जैसे दिल्ली घराने में तिट, तिरकिट, त्रक, इस प्रकार के बोलों का अधिक वादन देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली घराने का एक कायदा है, धातिट धातिट धा धातिट धागे तीना के ना तातिट तातिट धा धातिट धागे धीना गेना। इसमें जो तिट है वो 2 उंगलियों से ही बजाया जाता है दिल्ली में। इसके पश्चात आता है अजराड़ा घराना। अजराड़ा घराने के बारे में सर आप प्रकाश डालिए। अजराड़ा घराना दिल्ली की है एक शाखा के रूप में हम इसको देखते हैं, लेकिन अब जैसे हमने पहले भी बताया कि कोई भी घराना जब विकसित होता है तो वो कुछ परंपराएं उसमें ऐसी होती हैं कि वो 3 पीढ़ी तक लगातार उसमें जो भी चीज़ें बनी हैं, रचनाएं या और भी जो उनके सिद्धांत हैं उनको फॉलो करें और वो लगातार चलते रहें, और साथ ही कुछ वो चीज़ अलग दूसरों से दिखनी चाहिए। तो जो दिल्ली की जितनी भी चीज़ें थी वो अजराड़ा में तो आई, लेकिन अब अजराड़ा अलग इसलिए हुआ कि उनके जो वहाँ के मीरू खां और कल्लू खां साहब जो थे,
मेरठ के आसपास एक जो आपकी जगह पड़ती है अजराड़ा, उसी से उसका नाम जो अजराड़ा पड़ा भी। तो उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली की चीज़ें थी वो तो ली, और साथ ही उन्होंने जो रचनाएं थी उसमें मुख्यतः उन्होंने इस तरीके से उसको डेवलप किया कि जैसे हमारे वहाँ जातियाँ होती हैं, तिश्र, चतुष्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। तो उन्होंने जो रचनाएं करी उसमें अधिकतर आपको तिश्र जाति की रचनाओं में ये आपको बंदिशें, जो तबले की बंदिशें हैं, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से वो आपको अजराड़ा घराने में ये विशेषताएं उनकी आई। अब वर्तमान में जो उसके कलाकार हैं वो उस्ताद अकरम खां साहब हैं, जो वर्तमान में उसका प्रतिनिधि कर रहे हैं। ऐसी मैं चाहूँगा कि दिल्ली के जो वर्तमान में जो कलाकार हमारे अभी हैं, मैं चाहूँगा कि प्रकाश जी उसके बारे में बताएं दिल्ली में कि जो वर्तमान अभी में कौन है। वर्तमान में जो दिल्ली घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस्ताद बाबर लतीफ़ खां साहब हैं। और भी कई कलाकार हैं, पर बाबर लतीफ़ खां साहब जो हैं वो उस्ताद लतीफ़ खां साहब के बेटे रहे हैं, वो अभी उस घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली का ही एक, हम कहें कि एक शाखा के रूप में जो आई, वो थी आपकी लखनऊ घराना। तो जब हम लखनऊ घराने की बात करते हैं तो लखनऊ जब दिल्ली से जो उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब के पुत्र रहे, जिनका नाम अज्ञात है, वो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हो पाया, उन्हीं के जो दो शिष्य और जो उनके पुत्र रहे हैं उस्ताद मोदू खां और बख्शू खां के द्वारा लखनऊ घराने की स्थापना हुई, जैसे कि अभी हमने पूर्व में बताया आप लोगों को। तो जब ये घराने की बात आई तो उन्होंने चीज़ें जो सीखी थी लखनऊ से, वहाँ पर लखनऊ में नृत्य और ठुमरी उमरी का प्रभाव अधिक देखने को मिलता था। तो वहाँ पर उन्होंने तबले का जो चीज़ें डेवलप करी, जो रचनाएं डेवलप करी, उसी के हिसाब से करी। और वहाँ इस कारण डेवलप होने से जो वहाँ का बोल था, जो वहाँ का बाज था, वो खुला और जोरदार होने लगा। और साथ ही जो अभी प्रकाश जी हमारे साथी बता रहे थे कि दिल्ली में जिस प्रकार दो उंगलियों से चल रहा था, वहाँ पे अनामिका का भी प्रयोग करने लगा, जैसे तिट में, तिरकिट में, और थोड़ा हाथ का अधिक प्रयोग होने लगा, और किनार की जगह लव का जो था वो ज़्यादा प्रयोग होने लगा। तो जैसे धिट धिट धागे तिट, और एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो है थी, जो तिट वो सीधा बजाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे इन्होंने चीज़ विकसित करी कि उसको उल्टा तिट बजाने की भी। तो ये उल्टा तिट का जो परंपरा चली वो लखनऊ घराने के हिसाब से चली, और इस तरीके से लखनऊ घराना विकसित हुआ। और अभी जो वर्तमान में जितनी भी चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी, अगर हम प्योरली घराने की बात करेंगे, तो वहाँ पे नृत्य और इसके प्रभाव के कारण तिहाइयों में और रचनाओं में थोड़ी जो दिल्ली से मुकाबले बड़ी रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। और वर्तमान में जो इल्माद हुसैन खां साहब हैं उस परंपरा को अपनी आगे बढ़ा रहे हैं, और वर्तमान में लखनऊ घराने का प्रतिनिधि कर रहे हैं। अब अगला जो हमारा फर्रुखाबाद है, मैं चाहूँगा कि प्रकाश जी उस पर कुछ बात करें। फर्रुखाबाद घराना जो रहा, उस्ताद बख्शू खां साहब के जो शिष्य हुए हाजी विलायत अली खां साहब, ऐसा माना जाता है कि उस्ताद बख्शू खां साहब से जब तबले की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उसके कुछ समय पश्चात उनकी पुत्री के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। तो उस समय कुछ लोगों का यह कहना है कि उन्हें 500 दहेजी गत, दहेज में मिली गतें, जिन्हें दहेजी गत के नाम से जाना जाता है, तथा कुछ लोगों का यह मानना है कि वो 12 गतें उन्हें दहेज के रूप में मिली। तो उन्हीं दहेज की गतों को आधार बनाकर वो जब वापस फर्रुखाबाद आए तो उन्होंने फर्रुखाबाद घराने की नींव डाली। ऐसा माना जाता है कि फर्रुखाबाद घराने की जिस समय नींव डली, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, अजराड़ा है, इन घरानों में तो कायदों का उस काल में अधिक वादन होता था, जिस वजह से उस समय के कायदे हमें मिल भी जाते हैं। लेकिन जिस समय हाजी विलायत अली खां साहब ने फर्रुखाबाद घराने की नींव डाली, उस समय केवल गतों का ही वहाँ पर प्रचलन ज़्यादा था, कायदों का चलन वहाँ पे आगे बढ़ा। जब उसके पश्चात फर्रुखाबाद घराने में उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, उस्ताद मसीद खां साहब और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी जब आए तो उनके द्वारा फिर कायदों का निर्माण किया गया, और उन कायदों के का जो वादन है वो वर्तमान में इनके नाम के साथ ही लिया जाता है कि ये कायदा उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब का है, ये उस्ताद मसीद खां साहब का है, या पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का है। मुख्यतः जो है फर्रुखाबाद घराने में मिश्र जाति की रचनाओं का अधिक वादन देखने को मिलता है। जैसे मिश्र जाति की गते होगी, धागे न धिटे धिटे धागे न दिंगे तक तक गे तक दिंगे धागे न दिंगे नाना त्रिक तात्र गिर त्रिक दीर्घात दीर्घात दीर्घात, इस प्रकार की मिश्र जाति की रचनाएं जो हैं फर्रुखाबाद घराने में अधिक देखने को मिलती हैं। इसके पश्चात अभी जो वर्तमान में उस्ताद साबिर खां साहब फर्रुखाबाद घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके पश्चात अगला घराना आता है बनारस घराना, जिसके विषय में आपको सर बताएंगे। बनारस घराना जो हम कहते हैं वो एक शाखा के रूप में लखनऊ से डेवलप हुआ है। उस्ताद मोदू खां साहब थे, उनके जो शिष्य रहे पंडित राम साहे जी,
उन्होंने बनारस घराने को डेवलप किया और जो लखनऊ की विशेषताएं अभी हमने आपसे चर्चा करी, उन्हीं विशेषताओं को लेकर वे आगे बढ़े और उन्होंने कुछ विशेषताओं के रूप में अपनी चीज़ें भी उसमें विकसित करी। जैसे कि आपका कुछ रचनाओं में जैसे उठान आपको देखने को मिलती है, तो वो परंपरा सबसे पहले बनारस में शुरू हुई कि जैसे हम जब भी तबला वादन करते हैं, एकल वादन जिसे सोलो वादन कहते हैं, उसमें उठान बजाना और जो हमारे ठेके होते हैं उनके कई प्रकार और पेशकार के मतलब पेशकार तो बसता ही है, लेकिन पेशकार जो मूल अगर हम कहते हैं तो बोल बांट के रूप में बांट बसती है वहाँ पे, तो वो बहुत आपको देखने को मिलती है। और एक जैसे गत बहुत जगह जो बस्ती हैं घरानों में, उन्होंने एक अलग अलग प्रकार की गत का भी उन्होंने निर्माण किया, फर्द, वो भी वहाँ देखने को मिलता है वहाँ पर। और जो भी चीज़ें आपकी बस्ती थी वो, क्योंकि डांस का, नृत्य का और वो भी कथक नृत्य का जो प्रभाव लखनऊ में देखने को मिला, यहाँ पर भी वो प्रभाव देखने को मिलता है। और उससे क्या होता है कि जो तबले में जो बोल बजते हैं, जो रचनाएं बजती हैं, खुली और जोरदार होती हैं और साथ ही साथ उसमें जो बहुत विस्तार वाली जो रचनाएं होती हैं और बहुत बड़ी रचनाएं होती हैं अपेक्षाकृत और घरानों से, लखनऊ और जो बनारस घराना है वहाँ पे आपको ज़्यादा लंबी देखने को मिलती हैं, क्योंकि नृत्य के कारण जो संगत होती है उसमें। और वर्तमान में जो हमारे कलाकार हैं उसमें पंडित राम कुमार मिश्र जी हैं और पंडित संजू शाहे जी हैं, जो बनारस घराने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि पंजाब के बारे में हमारे साथी प्रकाश जी इस पे चर्चा करें। पंजाब घराने के बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी कि जो पंजाब घराना रहा वो पखावज और दुक्कड़ वाद्य का उस पर पूरा प्रभाव देखने को मिला, उसकी वादन शैली पर। तो पखावज जो पंजाब घराने की वादन शैली रही वो पखावज पर ही आधारित रही। तो पखावज में मुख्यतः परनों का अधिक वादन किया जाता है, जो अत्यंत लंबी लंबी रचनाएं होती है परने। इन्हीं को आधार बनाकर पंजाब घराने में लंबी लंबी गतें और लंबे लंबे कायदे बजाने की परंपरा देखने को मिलती है। पंजाब घराने में जैसे पंजाब घराने में पंजाब की बोली के अनुसार जैसे वहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा होता है, तो उसी प्रकार के बोलों का तबले में देखने को प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे धेटे धेटे धागे ना, धाती नाड़ा ताधी नाड़ा, इस प्रकार के बोलों का अधिक जो है कायदे और गतों में जो रचनाएं वहां बजती है पंजाब घराने में, उनमें अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और पंजाब में पूरे पंजे का प्रयोग जो है तबला वादन में किया जाता है। और पंजाब घराने की जो रचनाएं हैं वो जटिल लयकारियों पर आधारित होती हैं। जैसे पंजाब घराने में अप्रचलित तालें जो हैं, जैसे विषम जाति की जो तालें, जैसे 9 मात्रा, 11 मात्रा, 13 मात्रा, इनमें जो है सोलो वादन बजाने की अधिक परंपरा देखी जाती है। वर्तमान में उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब और पंडित योगेश सामसी जी पंजाब घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार साथियों हमने जाना कि जो तबला वर्तमान में प्रमुख अवनद्य वाद्य है, उसके जो 6 घराने प्रमुख रूप से विकसित हुए हैं और प्रचलित हैं वर्तमान तक, कि उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, उसमें वर्तमान में कौन कौन से कलाकार उसका प्रतिनिधि कर रहे हैं। और देखिए रचनाएं जब बजती हैं प्रकाश जी, रचनाएं कायदे हैं सभी में बज रहे हैं। वर्तमान में तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है, कायदा है, पेशकार है और गते हैं। अब ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो समय के साथ अब ऐसा हो चुका है कि इन घरानों में जो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जैसे दिल्ली में कहा हमने छोटी छोटी, ये शुरुआती दौर था तो उस तरीके से छोटी छोटी होती थी, लेकिन जब विद्वानों ने उस चीज़ को देखा और समय के साथ जैसे हर चीज़ में परिवर्तन होता है तो रचनाओं में परिवर्तन हुआ। और कुछ जब हम बताते हैं किसी की विशेषता तो हम उस पर विशेष फोकस करते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये देखने से, सुनने से पता चलता है कि जो अमुख कलाकार है वो किस घराने को बजा रहा है या किस घराने का प्रतिनिधि कर रहा है, उसके बजाने के स्टाइल से। क्योंकि जब आप किसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसका पूरा का पूरा एक स्वरूप भी आपको देखने को मिलता है, जो बहुत वर्षों से वो जो वहाँ के विद्वान हैं, कलाकार हैं, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो उसका प्रभाव, उसकी छवि देखने को मिलती है उस कलाकार में। चाहे वो अपने स्टाइल से उन चीज़ों को बजा रहा है, लेकिन जो एक हमको उसकी छवि देखने को मिलती है कि उसने माना अगर कोई गद बजाई या उसने कोई पेशकार बजाया तो वो किस स्टाइल का पेशकार बजा रहा है, किस तरीके से उसका हाथ का रख रखाव है, वो किस तरीके से उसकी बोलों की निकासी है, उससे भी बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जितने भी श्रोता हैं, हमें विश्वास है कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। इसी प्रकार तबले और संगीत से संबंधित अन्य जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं
जितने भी हमारे 91.2 FM हेलो हल्द्वानी से जुड़े हुए श्रोता हैं, उनको सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।